नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली पहुंची ग्लोबल मेगा साइंस प्रदर्शनी विज्ञान समागम की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित सामग्री परीक्षण की नवीन तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। दिल्ली में शुरू हुई ग्लोबल मेगा साइंस प्रदर्शनी विज्ञान समागम, वैश्विक विज्ञान परियोजनाओं में भारत के योगदान का प्रदर्शन। जानलेवा नीपा संक्रमण से बचाव की नई उम्मीद, भारतीय शोधकर्ताओं ने खोजा वायरस को लक्ष्य करने वाला अणु मॉडल। धातु सामग्री परीक्षण की आसान तकनीक विकसित, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के शोधकर्ताओं का अभूतपूर्व अनुसंधान। और DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित, युवा विचारों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का अभिनव प्रयास। अब खबरें विस्तार से। 8 मई 2019 को मुंबई से शुरू हुई देश की पहली ग्लोबल मेगा साइंस प्रदर्शनी अब अपने अंतिम पड़ाव दिल्ली पहुंच चुकी है। विज्ञान समागम के नाम से हो रही इस प्रदर्शनी का 21 जनवरी को दिल्ली में शुभ आरंभ किया गया। वैश्विक विज्ञान परियोजनाओं में भारतीय योगदान को दर्शाने वाली ये प्रदर्शनी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में 20 मार्च तक चलेगी। इस खास आयोजन पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। सूक्ष्म से स्थूल तक और मेगा विज्ञान परियोजनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड को समझना अगर आपकी रुचियों में से एक है, तो दिल्ली का राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र आपके लिए एक बेहतरीन स्थान है, जहां ग्लोबल मेगा साइंस प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन किया गया है। 21 जनवरी को परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। देश की ये पहली प्रदर्शनी 8 मई 2019 को मुंबई से शुरू हुई थी, जो बेंगलुरु और कोलकाता के बाद अब अपने अंतिम पड़ाव में दिल्ली पहुंच चुकी है। किस प्रकार विज्ञान की एप्लीकेशंस है, क्योंकि आखिरकार विज्ञान का अल्टीमेट यूटिलिटी है आम इंसान के जीवन में कोई सुविधा लाना, ईज़ ऑफ लिविंग लाना, और उसके लिए अनिवार्य है कि सब एक साथ मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके इन वैज्ञानिक उपलब्धियों का लाभ उठा सकें और आम आदमी तक पहुंचा सकें। ये प्रदर्शनी 7 बड़ी वैश्विक विज्ञान परियोजनाओं में भारतीय साझेदारी को प्रदर्शित करती है। इन परियोजनाओं में एंटी प्रोटॉन और आयन अनुसंधान सुविधा, स्क्वायर किलोमीटर एरे, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, 30 मीटर दूरबीन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न, भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला और लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय तरंग वेधशाला शामिल हैं। प्रदर्शनी के पहले दिन प्रख्यात खगोलविद डॉक्टर पॉल हो ने अति विशाल ब्लैक होल की पहली तस्वीर के बारे में अपने अनुभव साझा किए। These mega science projects are all related to astronomy and physics, but you are making equally the same progress in all the other fields. So that is good for your economy and for your next generation. हाल के दिनों में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए हमें जो सफलताएं मिली हैं, वो अभूतपूर्व हैं और यहाँ उन वैज्ञानिक प्रयासों जैसे हिग्स पार्टिकल की खोज, न्यूट्रॉन सितारों तथा ब्लैक होल से निकली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है, जो युवा पीढ़ी की जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ ही उनकी कल्पनाओं को नई उड़ान देने का भी काम कर रही है। आप देखिए कि क्या क्या चल रहा है, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हमारे स्टार्स बनते कैसे हैं, क्या हो रहा है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन, और मतलब एस्ट्रोनॉमी और ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, इसके लिए एग्जीबिशन से बेस्ट ऑप्शन और कोई नहीं है।
there are many projects like SK, ITR, CERN. India is leading on these projects, and this exhibition helps us to understand the role of any country in any mega science project and what our country is doing in science and new modern technologies and all. यहाँ मेगा साइंस परियोजनाओं, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों के परस्पर संवाद के लिए भी एक बेहतरीन मंच है। 21 जनवरी से 20 मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विज्ञान वार्ता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अलावा विज्ञान संबंधी अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। हाल ही में दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रांगण में 7वें अंतर्राष्ट्रीय पादप रोग विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था पौधों को बीमारियों और कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाकर पैदावार का सतत विकास करना। भारतीय पादप रोग विज्ञान समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। पेश है ये रिपोर्ट। सतत कृषि उत्पादन किसी भी देश में खाद्यान्न पूर्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने का एक बड़ा कारण पौधों में लगने वाले रोग, कीट और खरपतवार रहे हैं। इनसे उत्पादन का 25 से 30% नुकसान होता है। इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली में 16 से 20 जनवरी तक 7वें अंतर्राष्ट्रीय पादप रोग विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय पादप रोग विज्ञान समिति द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिक चर्चा में शामिल हुए। हम लोग ये चाहते थे कि एक कॉन्फ्रेंस ऐसा किया जाए जिसमें कि देश विदेश से लोग आएँ, यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी बढ़ाएं और उनके अनुभवों का फ़ायदा हम लोग लें, फ़ायदा शोध में भी लें और कोई ऐसी तकनीक जो कि उपलब्ध हो हम लोग उसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यहाँ पर इन दोनों विषयों पर चर्चा हो रही है कि रसायनों के प्रयोग से हम क्या रोक सकते हैं और जो आपके जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके प्रयोग से हम कैसे बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। पौधों में होने वाले रोग हमेशा से फसलों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते अब लगातार नए रोग और समस्याएं सामने आ रही हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया है। सम्मेलन में इन्हीं विषयों पर विचार मंथन किया गया कि किस तरह पौधों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। सम्मेलन में किसानों का भी एक सेशन रखा गया, जहां उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी समझा गया ताकि उनके अनुसार समाधान विकसित किए जा सके। इसमें हमने विशेष रूप से एक सेशन जो है वो हमारे किसानों के लिए रखा है, क्योंकि किसान जो है खेती करता है, उसको मालूम है कौन सी बीमारी आती है, कब आती है, वो क्या डाल रहा है। हमने इस एक सम्मेलन रखा हुआ किसानों का, जिसमें प्रगतिशील किसानों को बुला करके और हम उनके विचार जानना चाह रहे हैं कि आपको खेत में किस प्रकार की बीमारियाँ से ज़्यादा जूझना पड़ रहा है और ये इनको कैसे नियंत्रित आप कर सकते हैं। इन वैज्ञानिक सम्मेलनों का उद्देश्य भी यही है कि कृषि क्षेत्र में सामने आ रही नई नई चुनौतियों का सामना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, ताकि अलग अलग शोध अनुभवों का फायदा उठाकर एक जैसी समस्याओं का त्वरित हल निकाला जा सके। भारतीय कृषि वैज्ञानिक भी इन समस्याओं को लेकर लगातार उत्कृष्ट शोध कार्य कर रहे हैं। नीपा एक खतरनाक वायरस जो अब तक हजारों जानें ले चुका है, लेकिन इसको लेकर कोई भी कारगर दवा अभी तक सामने नहीं आई है। दुनिया भर में इस संक्रमित रोग को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे ने एक उम्मीद जगाई है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने आणविक मॉडलिंग द्वारा नीपा के लिए दवा का लक्ष्य विकसित किया है। निपाह एक ऐसा खतरनाक वायरस जो चमगादड़ों द्वारा फलों में छोड़ी गई उनकी लार से इंसान और जानवरों में पहुंच जाता है। 1998 में मलेशिया के एक गांव में फैले संक्रमण से निपाह की पहचान हुई। उसके बाद बांग्लादेश और भारत के केरल राज्य तक पहुंच चुके इस वायरस ने बड़ी आबादी को प्रभावित किया। पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आइसर के शोधकर्ताओं की एक टीम लगातार इस समस्या के निदान की तरफ काम कर रही थी और अब
उन्होंने वायरस के प्रोटीन्स पर शोध कर ऐसे अणुओं की पहचान की है जो वायरस के सुरक्षा तंत्र को खत्म कर सकते हैं। We studied the different proteins of the Nipah virus and we tried to figure out from the three-dimensional shape of each of the proteins what kinds of inhibitors or drug molecule like compounds would best go and bind to these proteins. Because if we can identify those, then they can be used as potential drug candidates against the virus. निपाह एक ऐसा वायरस है जिसकी आनुवांशिक सामग्री प्रोटीन कवर से घिरी रहती है, जो 6 तरह के प्रोटीन से बनता है। ये 3 और ऐसे प्रोटीन का उत्पादन करता है जो इसे मनुष्य या जानवरों की कोशिकाओं की प्रतिक्रियाओं से बचाते हैं। इसीलिए इस पर दवाएं असर नहीं करती। आइसर के शोधकर्ताओं ने इन सभी 9 प्रोटीनों को लक्ष्य बनाकर निपाह वायरस के आनुवांशिक अनुक्रम का उपयोग किया और प्रोटीन संरचनाओं के 3D कंप्यूटर मॉडल का निर्माण कर ऐसे अणु डिजाइन किए जो वायरल प्रोटीन के आणविक तंत्र को मारने या निष्क्रिय करने में मदद कर सकते हैं। Right now we have a list of about 100 or so promising lead candidates that can potentially inhibit different proteins of the Nipah virus. The Nipah virus has 9 different proteins. Our inhibitors target 8 of the 9 different proteins. And the next step in this is to take this to the laboratory and to test. वेलकम ट्रस्ट DBT इंडिया अलायंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित ये अध्ययन प्रयोगशाला स्तर पर सफल रहा है, जिसका अब बड़े स्तर पर परीक्षण किया जाना है। लेकिन इस शोध ने आने वाले समय में निपाह जैसे वायरस का इलाज होने की संभावना को जगा दिया है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसी भी तरह के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की एक समय सीमा होती है और वो धीरे धीरे खराब भी होती है। कई बार यह खराबी दुर्घटना की वजह बन जाती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सामग्री में पैदा होने वाली इसी खराबी का आकलन करने वाली आसान परीक्षण तकनीक विकसित की है, जो काफी कारगर साबित हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूं तो इमारतों से लेकर हवाई जहाज या फिर वाहन सभी में धातु सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर इसी सामग्री के खराब या फेल होने से दुर्घटनाएं घट जाती हैं। और ये खतरा पावर स्टेशंस और जेट इंजन आदि में ज्यादा बढ़ जाता है, जहां सामग्री अन्य निर्माणों से कहीं ज्यादा तापमान पर उपयोग की जाती हैं। इस्तेमाल के दौरान इन सामग्रियों की जांच करनी पड़ती है, जिसके लिए सेवा को रोकना पड़ता है और परीक्षण में लंबा वक्त लगता है। अब बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के सामग्री इंजीनियरिंग विभाग ने ऐसी सामग्री के परीक्षण की एक सटीक और आसान पद्धति विकसित की है, जिसमें 10 गुना कम समय में बिना सेवा को रोके जांच की जा सकती है। We were working on the problem of how to test very small samples. The coatings that are used in high temperature materials, conventional methods are not very useful. So we hit on the idea of using a cantilever which just bends. Now when you do that, it's easy to carry out the experiment. इस तकनीक में कैंटिलीवर्स यानी ब्रैकेट के झुकाव और डिजिटल छवि का मिलान कर आकलन किया जाता है, जिससे सामग्री में आ रही खराबी की सही जानकारी मिलती है। इसमें किसी भी सामग्री का छोटा भाग लेकर उसे हीटिंग उपकरण में रखा जाता है और फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उसमें आ रहे बदलाव का अध्ययन किया जाता है। सॉफ्टवेयर आकलन कर बताता है कि सामग्री में किस तापमान पर कितनी विकृति पैदा हो रही है और ये कितने समय तक दाब या भार वहन कर सकती है।
There are two techniques that we mix to get the final results. One is that we use cantilevers, bending of cantilevers, and secondly DIC, which is digital image correlation. So we make patterns on the samples, lay them on the cantilevers, and then track them with time. The tracking tells us the deformation or strain. That is the kind of information that we are looking for in the sample. इस तरह के परीक्षणों में आमतौर पर कई बार नतीजों के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही बहुत ज्यादा उपकरणों की जरूरत होती है, जो कि इस नवीन तकनीक के द्वारा काफी कम समय में हो जाएगा। साथ ही एक नमूने से ही पूरी सामग्री की जांच की जा सकेगी। Through this process, what we have done is that we have been able to reduce the time that is taken to finish one set of experiments or to qualify a material or to access how much life is left. इस तरीके से नए धातु मिश्रणों को पहले से ही टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों जैसे पावर प्लांट या हवाई जहाज की टरबाइन्स की बिना सेवाओं को रोके सटीक निगरानी की जा सकती है। प्रयोगशाला स्तर पर सफल रहे इस परीक्षण के बड़े पैमाने पर उपयोग के बाद कई जोखिमों और दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा गतिविधियां। चीन के वुहान शहर से पनपा नया वायरस कोरोना आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन में इस वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और कई लोगों की जान जा चुकी है। चीन के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, जापान में भी कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं। लेकिन अब इस वायरस के अमेरिका पहुंचने की खबर है, जहां एक युवक में कोरोना के लक्षण पाए गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये वायरस समुद्री खाने से जुड़ा माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये वायरस न केवल इंसानों बल्कि पशुओं को भी अपना शिकार बना रहा है। इससे संक्रमित इंसान को सांस में दिक्कत, गले में दर्द और खांसी जुकाम के साथ साथ बुखार आता है, जो जल्द निमोनिया का रूप ले लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर खास तौर पर चीन से आने वाले यात्रियों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक मानव जैसी दिखने वाली महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा। 22 जनवरी को इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। आपको बता दें, मानव मिशन से पहले इसरो 2020 और 2021 में 2 मानव रहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर सकता है, जिसका पहला लॉन्च इस साल दिसंबर में करने की योजना है। इस मिशन में व्योम मित्र को भेजा जाएगा, जिससे अंतरिक्ष की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इसरो के गगनयान मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव यान भेजने के साथ एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना भी है। वयस्कों में BCG के दोबारा टीकाकरण से कम हो सकता है टीबी का खतरा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के ताज़ा अध्ययन में ये बात सामने आई है। BCG माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु का कमजोर रूप है, जिसे भारत में टीबी जैसे संक्रामक रोगों से बचने के लिए नवजात शिशुओं को लगाया जाता है, जिसका प्रभाव 15 से 20 वर्ष तक रह सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि BCG का दोबारा टीकाकरण करने से सफेद रक्त कोशिकाओं के खास उपसमूह की संख्या और उनकी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। इस कोशिका उपसमूह को टीबी से लड़ने के लिए जाना जाता है। यह अध्ययन शोध पत्रिका JCI इनसाइट में प्रकाशित किया गया है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। युवा भारत, युवा सोच और युवा वैज्ञानिक, इसी युवा शक्ति को राष्ट्र की मजबूती के लिए इस्तेमाल करने की परिकल्पना को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने साकार रूप दिया है। DRDO ने 5 ऐसी नई प्रयोगशालाएं तैयार की हैं, जहां सिर्फ युवा वैज्ञानिक अपने नवीन विचारों के साथ तकनीक विकसित करेंगे। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। नए विचारों और नवाचार का जो उत्साह भारत के युवाओं में दिख रहा है, वो विज्ञान के क्षेत्र में देश के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। जरूरत है इन युवा प्रतिभाओं को मौका देने की।
युवा शक्ति की इसी जरूरत को समझते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की। इन प्रयोगशालाओं में निदेशक से लेकर वैज्ञानिक और टेक्नीशियन तक सभी कर्मचारी 35 वर्ष तक के होंगे। मुझे संतोष है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में 5 लैब स्थापित करने के सुझाव पर गंभीरता से काम हुआ और आज बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में 5 ऐसे संस्थान शुरू हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यंग साइंटिस्ट लैब्स युवा वैज्ञानिकों के विचार और व्यवहार को नई उड़ान देगी। डीआरडीओ की ये युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेंगलुरु, क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, एसीमेट्रिक टेक्नोलॉजीज जाधवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता और स्मार्ट मटेरियल्स हैदराबाद में शुरू की गई हैं, जो देश के लिए उन्नत तकनीकों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और युवाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगी। DRDO has the wisdom of people who has been in the area for a long period of time, and now we have a set of youngsters, right? So we have a good combination of the wisdom of the people who have been in the area for a while and the exuberance of youth. So we are very positive that it would be a good amalgamation, and we, with the support of the Prime Minister and Chairman DRDO, we hope that we would make great strides in technology and take the country forward. इन प्रयोगशालाओं के निदेशकों को सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चुना गया है, जिन्हें अन्य प्रयोगशालाओं के निदेशकों की तरह ही अधिकार दिए गए हैं। एडवांस्ड और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना डीआरडीओ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो रक्षा तकनीकों में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर भारत को भविष्य के लिए तैयार करेगी। और आखिर में देखते हैं हमारा खास सेगमेंट विज्ञान का इतिहास। अट्ठाईस जनवरी 1925 को भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी राजा रमन्ना का जन्म कर्नाटक में हुआ। रमन्ना भारत के परमाणु कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों में थे। किंग्स कॉलेज लंदन से भौतिकी में पीएचडी करने के बाद रमन्ना ने 1949 में होमी भाभा के निमंत्रण पर मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी। 1974 में राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण करने में भी रमन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक और भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। रमन्ना को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। 31 जनवरी 1961 को अमेरिका ने अपने अंतरिक्ष यान मरकरी कैप्सूल की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक 4 साल के चिंपैंजी हैम को सब ऑर्बिटल उड़ान मरकरी रेडस्टोन 2 रॉकेट पर भेजा। अपनी 16 मिनट 5 सेकंड की उड़ान के दौरान हैम ने 5,857 मील प्रति घंटा की गति से 157 मील की ऊंचाई पर करीब 5 मिनट तक भारहीनता का अनुभव किया। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हैम के व्यवहार पर नजर रखने के लिए उसके शरीर पर कई मेडिकल सेंसर्स लगाए गए थे। इस दौरान हैम ने कुछ वो आसान काम भी किए जो इस यात्रा से पहले ट्रेनिंग के दौरान उसे सिखाए गए थे, जैसे लाइट जलने पर लीवर खींचना। अंतरिक्ष से हैम की वापसी काफी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन 422 मील डाउन रेंज से उसे सुरक्षित वापस बरामद कर लिया गया था। हैम की इस सफल उड़ान के बाद ही नासा ने अपने पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in।
आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।